सत्य संग में मैं शिवांग सत्यगुप्ता अर्थ न्यूज़ में बात करने जा रहा हूँ जो बड़े 3 महीनों से एक SMVDIME नाम का मेडिकल कॉलेज जिसके आते ही कंट्रोवर्सियाँ शुरू हो गई। फेवर, अनफेवर, इनजस्टिस, जस्टिस की डिबेट शुरू हो गई। और जब अब ये फैसला लिया जा रहा है कि उन बच्चों को 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट किया जा रहा है, तो जो फैक्ट निकल के सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कुछ को फेवर किया जा रहा है और जो बच्चे हाई मेरिट के हैं, ज़्यादा काबिल हैं, उनके साथ इनजस्टिस बाय डिफ़ॉल्ट ही हो रहा है। मेरे साथ रवि शांडू है। चर्चा करेंगे SMVDIME के बारे में। और जो बच्चे अब ये देख रहे हैं कि हमारा रैंक तो ज़्यादा था बट हमें उन कॉलेजों में काउंसलिंग में मौका नहीं मिला एडमिशन लेने का, लेकिन जिनका रैंक हमसे कम था उन बच्चों को एडजस्टमेंट की जा रही है ऑन द बेसिस कि उन्होंने पहले ऑप्ट किया था रैंक कम होने की वजह से, लो मेरिट होने की वजह से एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पेमेंट शीट के लिए। और ये हैरानगी की बात है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में डाला जा रहा है विदाउट फीस, जबकि सिमिलर केसेस में हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं शायद, जहाँ पे कुछ साल पहले एक मेडिकल कॉलेज इसी तरीके से क्लोज किया गया, लेकिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में डाला गया विद पेमेंट। और वो इसलिए डाला गया ताकि बच्चे एडजस्ट हों विद अ सिमिलर जस्टिस। और जो बच्चे अगर एडजस्ट किए जाते हैं विद आउट फी एंड एट पार द फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, तो ये तो ग्रेव इनजस्टिस है उनके लिए जिन लोगों ने हाई मेरिट लिया था। तो बात करेंगे, चर्चा करेंगे। रवीश थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करते हैं। पहले तो हम ये बता देते हैं कि जो मेरिट लिस्ट सामने आई है निकल के, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली किस रैंक के बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। और फिर हम बताएंगे कि उन गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों का उस कॉलेज का कट ऑफ रैंक क्या था फॉर बिल्कुल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। तो हम पहले बात करेंगे इन 7 कॉलेजेस में जहां ये बच्चे जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज अनंतनाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर। अब आते हैं इन बच्चों का मेरिट, यूटी रैंक। इनका यूटी रैंक, फर्स्ट बच्चा जो जा रहा है, मानित, हम नाम नहीं लेंगे, फर्स्ट बच्चा जो जा रहा है उसका यूटी रैंक है 547। ये हाईएस्ट रैंक है 547। और जो लास्ट बच्चा जा रहा है उसका है 838। ये 2 रैंक्स आप याद रखेंगे कि जो इन मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं वो रेंज करते हैं 547 यूटी रैंक। जिन बच्चों ने नीट दिया, जिनके पेरेंट्स ने बच्चों को 2-2 3-3 साल तैयारी कराई, उनके लिए है 547। और लास्ट रैंक जो जा रहा है वो है 338। 838 और 547। ये वो 50 बच्चे हैं जिनका रैंक है। अब हमने जब थोड़ा सा होमवर्क किया तो हमें ये पता लगा रवीश कि जो इन मेडिकल कॉलेज, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सीट कॉलेज थे, इनकी फीस थोड़ी सी होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन इनका जो कट ऑफ मेरिट है ऊपर जाता है। तो हम बात करेंगे GMC डोडा। लास्ट बच्चा जो उसमें गया है एज पर दी काउंसलिंग बोपी, उसका रैंक था 398। GMC उधमपुर 397, GMC रजौरी 394, GMC बारामूला 320, GMC अनंतनाग 271, GMC कठुआ 306 एंड GMC हंदवाड़ा 379। अब जिन बच्चों को वहां पे जाने का मौका मिल रहा है उनका स्टार्टिंग रैंक ही 547 है। और किस बच्चे को मिला मौका? 838 वाले को भी। तो 838 और 547 में और बड़े बच्चे हैं जिनका रैंक 838 से ऊपर है। एक बच्चा तो हमारे कंटेक्ट में भी आया, उसका यूटी रैंक 748 है और उसके नीट स्कोर 491 है।
और लड़कियों के केस में अगर हम इसको सेपरेट करें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्वेशन है, लड़कियों की गर्ल्स अलग हैं, बॉयज अलग हैं, दोनों का कट ऑफ अलग है। अगर हम उस तरीके से कहें तो बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो इन बच्चियों से मेरिट ऊपर लेके बैठी हैं, लेकिन वो इन कॉलेज में नहीं गई। अब मुझे रवीश साहब बताओ, ये जस्टिस कैसी होगा उन बच्चों के साथ, आप बताएं। बिल्कुल, देखिए जो जो आज काउंसलिंग की जो लिस्ट आई है उसमें मैंने देखा कि 837 बॉयज़ में 837 रैंक वाले को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, और 7 कॉलेजेस का नाम दिया गया है कि इनमें से आप कॉलेज चूज़ कीजिए अपना। लेकिन जब हमने अपनी रिसर्च की, हमने देखा कि उन कॉलेजेस में बॉयज़ का कट ऑफ कितना है। देखिए तो ये बॉयज़ का कट ऑफ आपका 398, बिल्कुल 397, 300, और गर्ल्स का कट ऑफ अगर हम देखेंगे तो वो भी इसमें सिमिलर लाइंस में होता है। लेकिन अब जो हमारा डेटा कहता है वो ये कहता है कि करीबन 117 के करीब लड़के और 38 के करीब लड़कियां, 150 के करीब बच्चे हैं जिनका मेरिट इन 50 बच्चों जो या तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ली है या किसी बीडीएस में एडमिशन ली है, जो एक्चुअली अगर देखिए ये राष्ट्रीय संस्थान है, जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ये राष्ट्र का पैसा है। और जब ओपन मेरिट की बात करेंगे, जब क्लियर कट रिजर्वेशन नहीं है, आप सुपर न्यूमरी बना रहे हैं, लेकिन जो अब मेरिट के साथ इनजस्टिस तो नहीं कर बिल्कुल सकते। जो रिसोर्स है, आप उसको रिसोर्स को तो खराब नहीं कर सकते, आप उस किसी के हक को उसमें डिनाई नहीं कर सकते। तो इन लड़कों का, जो ये लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, इससे उनका भी बराबर का हक बनता है। ये फेवर हो रहा है उन लोगों को जो पहले भी हमने कहा कि ये जो कॉलेज आया था ये एक मैनिपुलेशन, एक सिस्टम से आया था। अब जब ये कॉलेज डिस्क्रिपेंसी की वजह से बंद हो गया तो जो इसके बेनिफिशरीज है उन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए एज पर देयर मेरिट। वो जाते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में जिसकी फीस 5 लाख है और जिसका कट ऑफ मैच करता है इनके साथ, वो ऐसी जगह तो नहीं ना जा सकते जिसका कट ऑफ हाई मेरिट है। और अगर वो जा रहे हैं तो जो इनके ऊपर बच्चे हैं पहले उनको टेस्ट करिए। फिर ये तो हो गया ना फेवरेटिज्म कि कॉलेज बंद हो जाएगा तब भी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो हमने एक थोड़ा सा स्टडी किया और बड़ा वो चल भी रहा है। एक मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर आया था 2017 में। मॉडर्न एक कॉलेज था जिसको बाद में बच्ची का नाम हम नहीं लेंगे यहाँ पे, और कोर्ट ने उसके अंदर क्या किया, एमपी में एक कॉलेज था जिसको बंद किया गया, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। उसमें जब बच्चे को टेस्ट किया गया तो उन बच्चों को जब गवर्नमेंट में डाला गया तो उतनी ही फीस उन्होंने कहा देनी पड़ेगी जितनी फीस वो कॉलेज मॉडर्न को देते, उतनी ही वो गवर्नमेंट कॉलेज में देंगे। और उस फीस के साथ क्या होगा, उस गवर्नमेंट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर एड ऑन किया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम ये कर रहे हैं तो फिर तो वेलकम स्टेप है। और अगर ये उनको एट पार विद दैट कॉलेज फीस दे रहे हैं तो फिर ये बात उन बच्चों के साथ इनजस्टिस है जो बच्चे इनसे ज़्यादा मेरिट लेके बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना जरूरी है रवीश, क्योंकि एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। इनजस्टिस विद द स्टूडेंट तो पॉसिबल नहीं है। हम पहले दिन से इसी बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये कॉलेज जो आया उसमें भी डिस्क्रिपेंसीज थी, काउंसलिंग में भी डिलेज थे। अब चूंकि उसमें एक डिफॉल्ट निकला, ये बंद हो गया है, अब उसको जब वापस लाना है तो दैट इज़ अ सेकेंडरी क्वेश्चन। वो श्राइन के लोग डिसाइड करेंगे, डिवोटी डिसाइड करेंगे और फिर वो चीज़ें आएंगी। लेकिन जो ये बच्चे बेनिफिशरीज थे एक मैनिपुलेशन के और उनको एक छुपा दिया गया कि ये मेरिट लेके आए हैं बच्चे, वो मुझे लगता है वो ओपन हो गया कि ये बच्चे फेवर किया जा रहा है। इन बच्चों को कॉलेज बंद होने पे भी फेवर किया जा रहा है और उनको ऐसे कॉलेजों में डाला जा रहा है जिन कॉलेज में इनसे 150 बच्चे ऊपर है। सिर्फ उनके पास उस टाइम फीस नहीं थी, वो प्राइवेट में नहीं जा सके, अब उनको एडजस्ट किया जा रहा है। तो पहले उन 150 बच्चों का सोचिए जो बच्चे इनसे ऊपर मेरिट लेके आए हैं। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल इनजस्टिस है उन बच्चों के साथ। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी जो ऑर्डर है सोच समझ के लाया गया है। इसमें 3 और मेरे ख्याल में बोपी ने एक दिन पहले डिफाई भी किया था कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हम मेरिट बाईपास करके बच्चों को टेस्ट करें, आप ऑर्डर करिए। देखिए इन्होंने इसमें कोशिश क्या की है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें, जीएमसी जम्मू, जीएमसी श्रीनगर और स्किम्स ये ज़्यादा पुराने हैं और ज़्यादा इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा है। लेकिन इन कॉलेजेस में उनको सीट नहीं दी गई है। शायद ये सरकार को लग रहा था कि इस चीज़ को यूज़ करके वो शायद ये जो अगर कोई एंगर आता है लोगों की तरफ से उसको डिफाई करने की कोशिश करे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर फीस बराबर नहीं होती, जो कि आपने सही तरीके से पॉइंट आउट किया कि अगर फीस उनको बराबर नहीं देगी
तो उन लोगों के लिए इनजस्टिस होगा ये, जिन्होंने उस समय एसएमवीडी छोड़ा फीस के कारण। और जो ये सुपर न्यूमरी पोस्ट है, सुपर न्यूमरी सीट्स हैं, ये सुपर न्यूमरी सीट्स भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो संसाधन है वो भारत सरकार के हैं, वो सरकारी है। और ओपन मेरिट में उस बच्चे का भी उतना ही हक है जितना इन बच्चों का हक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये मामला जो है ये थोड़ा सा पेचीदा होता हुआ दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं जस्टिस की डिमांड कर रहा है, सियाने कानून लोग बैठे, किस नजरों में भी आएगा, बिल्कुल बैठे और देखें कि जो बच्चों ने मेरिट ज़्यादा लिया है, अपनी काबिलियत एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में उन्होंने प्रूव की है, उनके साथ इनजस्टिस करके किसी को फेवर करने की अगर कोशिश की जाएगी तो हिस्ट्री उन लोगों को माफ़ नहीं करेगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, वो है हमारा डिस्कशन एंड डिबेट ऑन स्टेटहुड। तो मैं बात कर रहा था रवीश के साथ बैठ के कि ये चर्चाएं जो चल रही हैं कि जम्मू कैसे इंडिपेंडेंट स्टेट रह सकता है, तो मैं कुछ स्टडी कर रहा था और उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई, इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने निकल के आए कि ये जो कहा जा रहा है कि जम्मू अकेले कैसे स्टेबलाइज करेगा, इसमें मुझे बड़ा एक नेगेटिव माइंडसेट लग रहा है उन लोगों का जो लोग शायद समझते सोचते कम हैं और उनको लगता है कि हम बात कर देंगे तो हो जाएगा। जम्मू पहले भी एग्जिस्ट कर चुका है हिस्ट्री में, बिफोर डोगरा रूल, और कश्मीर भी एग्जिस्ट कर चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली उस स्टेचर में कश्मीर बहुत एक नॉर्मल लोकेशन थी, रिसोर्सेज वाइज भी, इकोनॉमी वाइज भी और फाइनेंशियली भी, कनेक्टिविटी वाइज भी। और जम्मू जो था वो सेंटर प्लेस था, लोकेशन वाइज भी, इकोनॉमी वाइज भी और फाइनेंशियली भी। और उसका थोड़ा सा मैं रेफरेंस लेके आया हूँ जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बाकी सब लोग जो हैं आजकल बड़े सियाने हैं, सब लोग जा सकते हैं, अपना सेल्फ समझ भी दे सकते हैं। मैं देख रहा था कि जम्मू में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो आज भी उसको एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दे सकती हैं। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है ना कई लोगों के मन में, जो कश्मीर से बोलना शुरू कर देते हैं, हाँ, उनको थोड़ा समझना चाहिए कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि जम्मू जो है वो एक एग्जिस्टिंग हिल स्टेट था, और जम्मू ने फिर जब अपने साथ कश्मीर को जोड़ा तो कश्मीर का जो सिचुएशन जो है बेटर हुआ। तो जिन चीज़ों को ये बोलते हैं ना कि कश्मीर का पार्ट था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, ये जितनी स्टेट्स थी ये डोगरा लीनियज के राजाओं के द्वारा रूल की जाती थी। देयरफॉर उनका कंसोलिडेशन जम्मू के साथ था बिफोर डोगरा रूल भी, मैं अगर आपसे कहूँ, ठीक। चनाब और रिवर, रावी रिवर, ये बैंक्स और इनके साथ जो एरियाज थे वो ज़्यादातर जम्मू के साथ कनेक्ट करते थे। कश्मीर के खाते में आता था पीर पंचाल की वैली से लेके हिल्स, जो अपर हिमालयन हिल्स हैं, वहाँ तक की एक वैली सी एरिया था, जिसमें भी एक एरिया अच्छा था, लेकिन जिसको हम बोलते हैं ना बड़ा प्रॉमिसिंग एरिया, वैसा नहीं था। कश्मीर में हम जब देखते हैं तो एक बड़ा अलग सा एक फ्रेमवर्क हिस्ट्री से निकल के आता है, जिसमें कश्मीर में 3 अलग अलग जिसको हम बोलते हैं ना एरियाज बताए जाते हैं। इसमें एक एरिया का नाम यमराज भी है, यमराज, कामराज, हाँ, यमराज, कामराज और जी बिल्कुल। और वो सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, हाँ, और साउथ कश्मीर, वो राजा थे उन पहले के सदियों में जिनके नाम वैसे थे, हाँ जी, उन नामों के हिसाब से उसको थोड़ा अलग विभाजित किया गया। अगर आप देखेंगे तो आपको लैंग्वेज में डिफरेंस लगेगा। जो देखिए, कामराज नॉर्थ, यमराज सेंट्रल और मराज साउथ। तो मैं ये देख रहा था कि जिस चीज़ को लेके जैसे होता है ना डोमिनेंट कर देना पोजीशन को, नेहरू जी के साथ मैनिपुलेट कर देना और आगे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके पकड़ा देना, आज हिस्ट्री जो है ना वो वापस निकल के आ रही है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो जैसे जो लोग स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जम्मू सेल्फ सफिशिएंट है हर लिहाज से, जो हिस्टोरिकली एग्जिस्ट कर चुका है ना, वो फ्यूचरिस्टिक भी एग्जिस्ट बहुत अच्छे से कर सकता है। और अब तो ज़्यादा ही वाइब्रेंट है जम्मू बिकॉज ऑफ द नेशनल कनेक्टिविटी, बिल्कुल, रोड से, रेल से, एयर से, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के हिसाब से। तो कश्मीर जो है वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, और कुछ लोग सियाने हैं कश्मीर में ख़ास तौर पे जो ये समझ रही हैं और बार बार वो कह रही हैं कि हमसे बड़ा हिंदुस्तानी कौन होगा। बिकॉज सब कुछ अगर कुछ बदला है ना मॉडर्न टाइम में रवीश, तो वो बदला है दिल्ली का नज़रिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब
और ब्लैकमेल नहीं हो रही है बाय द श्रीनगर पॉलिटिक्स। वो जो एक सिर्फ सेंट्रल श्रीनगर के जो लोग हैं ना, जिसको हम यमराज टेरिटरी बोल सकते हैं, सिंबॉलिकली हंसी भी आ रही है सुन के कि वो नाम थोड़ा सा ऐसा है क्योंकि यम को गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है, ही इज रिस्पेक्टेड, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिंबोलिज्म भी होगा क्योंकि फ्लड्स प्लेन में आते थे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी इस किस्म के फ्लड चैनल्स होंगे, है ना, और काफ़ी दिक्कतें आती होंगी, तो शायद ये भी एक रीज़न होगा कि वैली वॉज नॉट कंसिडर्ड बड़ी प्रॉमिसिंग एरिया टू लिव सेंट्रल कश्मीर, क्योंकि फ्लड्स की वजह से उसको दिक्कत आनी है। और जो साइड है वहाँ पे शायद उनको ज़्यादा, और हम देखते हुए हैं कि सेंट्रल कश्मीर में उस तरीके की डेवलपमेंट्स मॉडर्न एरा में दिखती है, हिस्टोरिकली ज़्यादा नहीं दिखती हैं। लेकिन चूंकि अब मैनिपुलेशन एक मैनेज हो गई और एक डोगरा रूल के साथ कन्फ्लिक्ट के तौर पे लिया गया और बाद में उस चीज़ को डोमिनेट रखा गया 70-80 साल, जो भी 70-80 साल में एक्सपोज हो गया, तो जम्मू एक इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट कर चुका है पहले और हैवी कंसोलिडेशन के साथ, और वो मजबूत था, ताकतवर था, तभी तो को उसके जम्मू के जो राजा थे, पहले उनका नाम जम्मू का राजा बोला गया ना, फर्स्ट डेजिग्नेशन तो महाराजा गुलाब सिंह जी को ये बोला ना, राजा ऑफ जम्मू बोला गया ना उनको, देन ही वाज महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर बने। और वो क्यों बने? क्योंकि जम्मू का राजा बनना उनको मजबूती दे रहा था, उनको मिलिट्री स्ट्रेंथ मिली, उनको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिली, तब जाके उन्होंने बड़ी आर्मीज क्रिएट की और उन्होंने ऊपर जाके इनको अपने साथ जोड़ा। ऐसा तो नहीं ना हो कि कश्मीर का राजा पावरफुल हो गया और वो जम्मू आके उसने इधर जोड़ लिया इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली। बिल्कुल। अब उसको जोड़ने के बाद जो सामने प्रिंसली स्टेट बन के आई वो जम्मू कश्मीर लद्दाख बनी। तो जो कश्मीर वालों को एक कॉम्प्लेक्स था ना कि हम शायद बड़े सुपीरियर थे, हमारे पास बड़े रिसोर्सेज थे, वो बिल्कुल आपके पास कई चीज़ें थी जो ईश्वर ने आपको बाय नेचर दी थी, बट उसकी वैल्यू क्या थी? अगर वहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं होते, अपने आप को गर्म रखने के तरीके नहीं होते एक्सेप्ट वुड को जलाने के, तो आप कैसे करते? तो जम्मू से जुड़ने से आप लोग वहाँ से अपना ट्रेड इजीली कर पाए, आपके रिसोर्सेज जो है वो आपके ऊपर खर्च होने लगे, आप डेवलप किए, और हमें बड़ी खुशी है आप डेवलप किए। हमारा जो नया जनरेशन है वो तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक यूनिट के तौर पे देखता है, या वो दो नहीं देखता ना वो अलग से। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जम्मू कश्मीर से फैक्ट्स के ऊपर बात करें कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना कि नहीं जम्मू कैसे एग्जिस्ट करेगा, उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट को भी उनको सुधार लेना चाहिए। और जो ये आवाज़ उठ रही है ना, ये कश्मीर के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर कभी ऐसा कोई डिसीजन लिया गया और जम्मू के लोगों को लगा कि कश्मीर हमारे साथ बहुत गलत ट्रीट करता है और करता रहेगा, तो अगर ये आगे चल के कभी भी ऐसा डिसीजन होता है, इसका बहुत बड़ा नुकसान कश्मीर में रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका एक कुशन एरिया है जम्मू, फॉर हेल्थ, फॉर एजुकेशन, फॉर लिविंग, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी उनको एक सपोर्ट मिलती है और जम्मू में उनको वेलकम किया जाता है। उनकी जम्मू की सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी है बड़े आराम से, जो कि कश्मीर में जाने के लिए जम्मू को अब नहीं दिखती है, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सिंपथाइजर एंड जो रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान ने इन्फ्यूज़ की वो सोसाइटी में अपर लेवल पे कहीं ना कहीं पे उन लोगों के द्वारा की जाती है जो स्पॉन्सर्ड है, जो आज भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड है। उनको लगता है भी शायद हमारा कोई फाइनेंशियल स्टेटस इससे इंप्रूव हो जाए और हम लोग डोमिनेट कर पाएँ, कोई मैनिपुलेशन कर पाएँ, जो लगता नहीं है अब होगी। टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो कर गई है, तो आई एम वेरी मच क्लियर और सब लोग इसमें कन्विंस होंगे ताकि अब ऐसी डिस्कशनें जो है ना बंद हो जाएं और डेवलपमेंट की तरफ लिया जाए जम्मू कश्मीर को। यूटी बन चुकी है, स्टेबलाइज हुई है, इलेक्शन हो चुकी है, चीफ मिनिस्टर साहब मर्ज कर चुके हैं। अब इधर उधर की फालतू की डिबेट्स के बजाय कश्मीर को आगे आके बताना चाहिए, जम्मू के लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि हम आपके साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन करने के फेवर में नहीं हैं, और अगर किसी लेवल पे हमने आपकी एग्जिस्टेंस को अंडरमाइन किया है, अगर हमने आपको कहीं पे हर्ट किया है या हमारे किसी एक्शन से आपके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, हमें मौका दीजिए, हम उसको सुधारेंगे, बजाय इसकी कि वो प्रोवोकेशन करे जिस तरीके की जा रही है। और जो दूसरी बात की जा रही है चनाब वैली को लेके, रजौरी पुंछ को लेके, तो वो सबको पता है कि उन सब एरियाज़ के जो लोग हैं वो लोग किसके साथ, किस कम्युनिटी, किस जोग्राफिकल आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। उनको भी पता है कि जब वो लोग श्रीनगर जाते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि सोशल इविल्स तो हैं ही हैं और जम्मू में उनको वो इक्वालिटी मिलती है।
तो अगर कभी भी कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो बड़ा सोच समझ के लिए जाने वाला डिसीजन होगा। बट मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग इन लार्ज डिवीजन की तरफ फेवर कर रहे हैं। कुछ लोग प्रोवोकेशन में आ चुके हैं और आना भी उनका जायज़ बनता था, बिकॉज जब किसी के साथ इंजस्टिस होगा तो चीज़ें इस तरीके से सामने आएंगी। लेकिन जब उसके बारे में बात होगी तो डेफिनेटली जस्टिस भी होगा, इक्वालिटी भी होगा। अब मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा इंजस्टिस हो पाएगा, बिकॉज जिस तरीके से आपने संतोष ट्रॉफी का इशू देखा, जिस तरीके से आपने क्रिकेट टीम का देखा, जिस तरीके से आपने SMBDIM का देख लिया, इस तरीके से टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंटरफेस आ चुकी है, सोशल मीडिया ऐसा इंटरफेस आ चुका है जो डिस्क्रिमिनेशन को एकदम प्रॉम्प्टली सामने ले आता है, चाहे फिर वो जम्मू के द्वारा हो कश्मीर के लिए या कश्मीर में हो जम्मू के लिए। तो ये एक नेचुरल बैलेंस का एक तरीका बन चुका है। अब इसका बेनिफिट लेके इन दोनों रीजन्स की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात करनी चाहिए और दोनों लीडरशिप्स को मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और वही वाली मेरी बात जो मैंने पहले भी कही कि इट इज़ अ गोल्डन चांस कि कश्मीर की लीडरशिप, कश्मीर के लोग, कश्मीर की पॉलिटिकल थॉट जम्मू के लोगों से बात की जाए, जम्मू की पॉलिटिकल थॉट डेवलपमेंट की बात कश्मीर में की जाए और लोगों को डिसाइड करने दिया जाए कि मेजॉरिटी किस तरीके की गवर्नमेंट अपने लिए चाहती है। और सेंटर जो है बड़े अच्छे तरीके से रोल प्ले कर रहा है, वो जम्मू को कश्मीर को सपोर्ट करे, क्योंकि हम लोग 3 जगहों से मार खाने वाले लोग हैं, एक मौसम की, एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, और तीसरी जो 370 की वजह से होने वाले ऐसे कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन की जिसने हमें प्रैक्टिकली ग्रो करने नहीं दिया, पूरे भारत के साथ इंटीग्रेट होने नहीं दिया, इंडस्ट्रीज आने नहीं दी और एक लिमिटेड जैसे ककून में बंद रखा था। तो अभी 5-1 साल हुए हैं, हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, जो सपोर्ट हमें सेंटर से मिलती रहे और जम्मू कश्मीर अच्छे तरीके से ग्रो करे और हमारी ग्रोथ का बेनिफिट हमारे नेक्स्ट जो हमारा साथी था लद्दाख उधर भी अच्छे से पहुंचे। रवीश, मुझे लगता है इसमें और कोई चीज़ अगर आप ऐड करना चाहें लोगों के लिए। जी बिल्कुल, मैं इसमें ये बोलना चाहता था कि हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, ये एक डेमोग्राफिकली काफ़ी डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग हैं जिनकी एस्पिरेशंस भी डिफरेंट है। जैसे हमें समझना पड़ेगा, पहले मैं ब्रॉडली एक जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न की बात करता हूँ। जो जम्मू डिवीज़न है, जम्मू डिवीज़न का एक हिली इलाका, पुंछ की बात करें, रजौरी की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, डोडा भद्रवाह की बात करें, 70-75 साल तक इसको रोडलेस ही रखा गया। मतलब रोड्स ऐसी दी गई, सिंगल लेन टाइप रोड्स दी गई। हमने देखा 2014 में जब बीजेपी सरकार आती है सेंटर में, तो एक प्रोजेक्ट तो अखनूर जो जम्मू हाईवे को एक्सटेंड किया गया पुंछ तक, एक वो पुंछ की साइड की कनेक्टिविटी की बात, प्लस अभी जो लखनपुर डोडा हाईवे बन रहा है, लखनपुर डोडा हाईवे जो है वो कनेक्टिविटी का काम करेगा इस रीजन का। तो ये जो हिली डिवीजन का इलाका था जम्मू डिवीजन का, इसने सबसे ज़्यादा मार झेली। इधर ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आए, ना कोई डेवलपमेंट आई, और बेसिक नेसेसिटी जैसे रोड, क्योंकि टूरिज्म कैसे बढ़ता है, जब सड़क मिलेगी तभी तो टूरिस्ट आएगा, उसको नहीं वहाँ पर महदूद रखा गया उस चीज़ के मुकाबले में। अब हम बात करेंगे बाकी इलाके, जो मैदानी इलाका है जम्मू डिवीज़न का। जम्मू डिवीज़न का मैदानी इलाका, हमें पता है आज भी सरकार आई, बहुत कम ताकत की सरकार आई। आपने बोला कि टेक्नोलॉजी के कारण हमने ढूंढ लिया, लेकिन आप मंशा भी तो देखिए, कहीं से मंशा भी है ना कि इनजस्टिस किया जाए। तो ऐसा फील ना करे कश्मीर की सरकार, कश्मीर की सरकार ऐसा फील ना कराए जम्मू प्रांत के लोगों को कि ये आपकी सरकार नहीं है। आपको हर चीज को शक की नजर से देखना है, चेक करना है और अपने लिए हकूक और हक जो है वो लड़के लेने हैं। अब मैं डिस्क्रीटली कश्मीर डिवीजन की भी बात करूंगा। कश्मीर डिवीजन में मुस्लिम पॉपुलेस, हिंदू पॉपुलेस को वहां से जिनोसाइड करके निकाल दिया गया, बाहर खदेड़ दिया गया, आज वापस बुला रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए ये जो है ना, ये खित्ते, ये जो डिफरेंट एथनिसिटीज के लोग हैं, इनकी अभिलाषाएं समझनी पड़ेंगी। जो बात करते हैं ये पीर पंचाल वैली, ये पीर पंचाल की या चिनाब वैली की, ये बड़े दीज आर पॉलिटिकली, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक बार बोला था ना, जुवेनाइल है। बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट है ये पॉलिटिकली ऐसे, मुझे लगता है ऐसे लोग इमैच्योर है। देखिए मैं तो उधर हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करूंगा, मैं चलो मुसलमान की बात कर रहा हूँ। जो इस इलाके का मुसलमान है, चूंकि आबादी मुसलमानों की ज्यादा इधर उस इलाके में है, सबसे ज्यादा जुल्म उन्हीं के ऊपर हुआ है। और किन्होंने किया? कश्मीर के हुक्मरानों ने। तो वो कैसे आपके साथ? कश्मीर के हुक्मरान भी मुस्लिम ही थे। बिल्कुल, वो भी मुस्लिम थे तब भी वो, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पाएंगे। आपको पता होगा एसओजी, देखिए एसओजी बनी स्टार्ट में, सारे पूंछ के लड़के गए उसमें, क्योंकि देखिए हम ये मानते हैं अब जो फ्यूचर है ना, 2025-30 की बात करें, 2040-50 की बात करें, वो
सोशल फैब्रिक में टेक्नोलॉजी को इम्बाइब कर चुका है। उसके लिए मोबाइल अब एक लग्जरी नहीं है, उसके लिए कार मोटरसाइकिल एक लग्जरी नहीं है, उसके लिए सोलर एनर्जी लग्जरी नहीं है, उसके लिए 24 घंटे बिजली एक लग्जरी नहीं है, वो नेसेसिटी है ना। तो अब उन चीज़ों के आगे पीछे पॉलिटिक्स बिल्ड करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों के आगे पीछे समझने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज को समझने की ज़रूरत है। माइनिंग के मायने बदल के, एक ज़माने में सिलिका की ज़रूरत नहीं थी, आज सिलिका कितना बड़ा आपका एक जिसको हम बोलते हैं ना माइनिंग का एक वो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा क्या बोलते गोल्ड हैं माइन, गोल्ड माइन तो है ही, एक और बोलते हैं ना जिसके ऊपर जियो पॉलिटिक्स हो रही है, मिनरल्स क्या बोलते हैं इसको, रेयर मिनरल है ना जी। तो अब ये मिनरल्स में आता है या ये किस तरीके के आता है, लेकिन कहना का ये मतलब है कि पॉलिटिक्स भी बदल रही है, जियो पॉलिटिक्स भी बदल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के भी पॉलिटिशियन है ना, वो बाबा आदम के ज़माने में रह रहे हैं, वो कम बदले हैं, वो बिल्कुल वो वैसे ही हैं, हिस्ट्री में वो रह उसी रहे हैं। सोच में Yes. कि अभी भी बेवकूफ़ बना लेंगे। हाँ, लेकिन अब ऐसा है, चीज़ें बदल गई हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, लोग आपको प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, अपने लोगों को अच्छी फैसिलिटी दीजिए, अच्छी टाउनशिप्स दीजिए, आप उनको मौके दीजिए और वो बड़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप बना सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी के लिए सेंटर की सरकार प्रतिबद्ध है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट ने किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर लिया। मैं नॉर्थ ईस्ट पे देख रहा था रविश, इट इज़ अ मार्वलस चेंज। वहाँ पे लीडरशिप इम्प्रूवमेंट हुई। असम में आज वो उसको सेमी कंडक्टर हब बनाने के लिए डेवोस में बैठे हुए हैं। वो तभी हुआ ना जब स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ आई। तो हमारे को बहुत ज़रूरी है पहले सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करना, और उसके लिए एलजी ऑफिस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस कोऑर्डिनेशन के साथ चलें। एलजी ऑफिस बड़े ज़बरदस्त तरीके से, आज भी एक टेररिस्ट को मार दिया गया, ऊपर से OWGs पे सख्त कार्रवाई की जा रही है, एक्सटर्नल इंटरनल एनिमीज़ पे ध्यान रखा जा रहा है। इस टाइम तो चीफ मिनिस्टर साहब का लोड आधा कर चुके हैं वो। ये तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर पे तो सिक्योरिटी का ही लोड इतना होता कि बाकी चीज़ों को क्या ध्यान देंगे वो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब उन चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय जो इंडिपेंडेंट उनको डिपार्टमेंट मिले हैं किधर ध्यान दे रहे हैं, है ना। और फिर वो अपोजिशन लीडरों को प्रोवोकेशन में डाल रहे हैं। क्योंकि अपोजिशन एक्सेप्ट कर चुके हैं, पावर में नहीं है, वो तो अपोजिशन करेंगे ना जहां उनको डिस्क्रिमिनेशन दिखेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किन वाटर्स में फिशिंग कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही और किसी को समझ में नहीं आ रही है। मुद्दा ही कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम फिर बात करेंगे कि स्टेट बिल्कुल आ सकती है, आप इससे डरें भी, क्योंकि कहीं गलती से ऐसा हो गया ना, सबसे बड़ा सफरर होगा ना वो होगा कश्मीर डिवीजन का इंसान, क्योंकि उसको हर चीज़ के लिए फिर एक ऐसा रास्ता लेना पड़ेगा। देखिए मुद्दा भी है, मैं बताता हूँ, मैं जैसे स्टडी कर रहा था अभी, हमारे लिए मुद्दा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि विद इन ईयर्स जम्मू कश्मीर लद्दाख स्टेबलाइज करके ऑलरेडी वो पोलिटिकली स्टेबलाइज हो चुका है। स्टेट वापस आने के लिए एक रिक्विजिट टाइम का इंतजार करना है, सिक्योरिटी को स्टेबलाइज होने देना है। पाकिस्तान के साथ जो हमारा एक बहुत बड़ा LOC का डिस्प्यूट है उसको हमें सेंटर को ठीक करने देना है। उसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, सिक्योरिटी को रिलेटेड, पुलिस को रिलेटेड, पैरामेडिकल को रिलेटेड, पैरामिलिट्री को रिलेटेड। तो चीफ मिनिस्टर साहब अपने डेवलपमेंट का ध्यान दें और सेंटर को ये डिसीजन बीइंग UT उसको करने दें, क्योंकि POJ के अधूरा एजेंडा है हमारा J&K का, और J&K को स्टेबलाइज करने के लिए फ्यूचरिस्टिक जनरेशन के लिए उसका फैसला लेना ज़रूरी है। मुझे लगता है कश्मीर उसको लेकर इसलिए सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि कश्मीर को गिलगित के साथ कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं है ना। बट जम्मू को तो है ना, पुंछ के साथ, बिम्बर के साथ, वो जम्मू का पार्ट था ना वो बेसिकली, जो मुजफ्फराबाद एरिया था, जो उधर के सारे एरियाज थे। कश्मीर में क्या है कि ये रीजन जो POK के बनने के कारण ये उनको एक पॉलिटिक्स का रीजन मिल गया, ये उनके लिए एक इशू है। देखिए POJK के ना दो आयाम है। एक आयाम है कि आप POK तो बोले नहीं, के तो था ही बड़ा थोड़ा सा, POJK था, जम्मू बड़ा था, जो और पाकिस्तान को ये पता था कि अगर ये हमने कमजोर किया तो जम्मू इकोनॉमिकल वीक हो जाएगा। मीरपुर उनके पास था जो हमारी सबसे स्ट्रांग इकोनॉमिक्स की जगह थी, आप समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन जम्मू फिर खड़ा हो गया। बिल्कुल, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं POJK से रिलेटेड। एक तो ये मुद्दा मिल जाता है दोनों तरफ पाकिस्तान आर्मी को भी, क्योंकि कश्मीर आधा हमारा है, और यहाँ से जो पॉलिटिशियंस है वैली बेस्ड पॉलिटिशियंस को मुद्दा मिल जाता है कि देखिए इंटरनेशनल इशू है। एक तो ये चीज़ हो गई जो कि एक मैं कहूँगा दिखने वाली चीज़ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो इस टाइम रग्ड माउंटेन्स में है। अगर POK का पार्ट इंडिया में आ जाता है तो वो बॉर्डर्स काफी हद तक नीचे आ जाएंगे, प्लेन्स में आ जाएंगे, कंट्रोलेबल हो जाएगा। देखिए आर्मी का उनके टेररिस्ट कैंप कहाँ बनते हैं, मुजफ्फराबाद में, मतलब हमारी टेरिटरी में आके वो अपने कैंप बना रहे हैं जो असली हमारी टेरिटरी है, और उधर पहाड़ियों और खड्डों के बीच में से घुस के अंदर आ रहे हैं। देखिए होमवर्क, अगर बॉर्डर नीचे हो जाता है, आपने बिल्कुल एप्टली कहा और ऑडियंस भी मुझे लगता है सुनेगी और इस पर चर्चा करेगी। देखिए
अपना अपना होमवर्क सबका रेडी है, सेंटर को क्लैरिटी है पीओजे के बॉर्डर स्टेबलाइज करो, वो उस तरफ बढ़ रही है। उसके लिए ज़रूरी था कि J&K की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी उसके कंट्रोल में आए, वो आ चुकी है, काम चल रहा है, 5 साल हो गए, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। ठीक, दूसरा होमवर्क है प्रेसिडेंट इलेक्टेड सरकार का, कि हमें अब एक नए तरीके की सरकार मिली है जहां हमें लोड कम मिला है, हमें सिर्फ डेवलपमेंट मिली है, एजुकेशन मिली है, हेल्थ मिला है, हम फोकस करें। तीसरा उनका चैलेंज है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है कि डीसीज के पास सिक्योरिटी भी है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी उनके साथ जुड़ता है। अब उसके साथ किस तरीके से हाइब्रिड मॉडल पे काम करना है, और ये हाइब्रिड मॉडल काम करना बड़ा मुश्किल नहीं है, ईगोज को थोड़ा साइड पे रखना है, और वो जो एक किंगशिप टाइप का माइंडसेट एंजॉय किया ना 370 की वजह से, वो खत्म हो चुका है। आपको एक डिसिप्लिन इंसान की तरह, एक सीजन पॉलिटिशियन की तरह इलेक्शन जीतनी है, 5 साल परफॉर्म करना, फिर जनता में जाना है। आपका 1.5-2 साल निकल गया है, अब आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका निकले जिससे मैं कोई पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर दूं, माइंड उधर चला जाए, वो नहीं जाएगा। अब उस तरीके की बुलिंग आप नहीं कर सकते सेंटर की जिस तरीके की कभी आप करते थे, और जम्मू को भी आप उस तरीके का एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं जिस तरीके का आपसे होता था। अपने वोटर को सेटिस्फाई करने के लिए, देख भाई मैंने अगर लिस्ट निकली है 10 सीटें तेरे को दी हैं, मेरिट पे आएगा 100 की 100 ले जाए, मैनिपुलेशन से नहीं हो सकता। अब जम्मू से अगर कोई मैनिपुलेशन करता है वो भी नहीं कर सकता, और हम चाहेंगे भी नहीं जम्मू का कोई बच्चा चाहेगा जस्टिस हो, तो जहां जस्टिस होगा वह जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा है, जहां इंजस्टिस होगा ना जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा है ना किसी और के साथ खड़ा है, और अगर कश्मीर के साथ इंजस्टिस होगा तब भी जम्मू उसके साथ खड़ा है, क्योंकि कश्मीर जम्मू जब इकट्ठा किया गया महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा, तब वो एक जो ताकत बनी ना, वो ताकत बहुत बड़ी ताकत बन गई, और वो ताकत रिवर्स होगी, और बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लीडरों को समझ आ जाएगा। हमने ये जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की डिस्क्रिमिनेशन की, कि जम्मू नहीं करेगा। एक्चुअली हमको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी इसके लिए। 70 साल हमने देखा क्या हुआ हमारे साथ, कश्मीर बेस्ड पार्टीज ने क्या किया जम्मू के साथ। जहाँ तक कि मेरे पास ऐसी कहानियाँ हैं कि मेरिट लिस्ट को उल्टा कर दिया गया, MBBS की 70 के 60 के दशक में मेरिट लिस्ट को नीचे से चढ़ा दिया जाता था, क्योंकि ऊपर के बच्चे उनके नाम पसंद के नहीं थे मंत्री के, ऐसी हालत होती थी। लेकिन एट द कॉन्ट्री अगर हम देखें, महाराजाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रूल सिर्फ 1931 में जो हरकत हुई, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के जब बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक ना उनको सरप्राइज कर दिया कि ये क्या कह रही है, ब्रिटिश चाल के, देखो महाराजा ने बोला आई एम इंडियन फर्स्ट, देन महाराजा जम्मू। बिल्कुल, उस 1931 की वारदात जो ब्रिटिशर्स की द्वारा की गई थी, क्योंकि जो उसमें मारा गया था आदमी वो ब्रिटिश रेजिडेंट कमिश्नर के साथ काम करता था, उसका ड्राइवर था, तो वो ब्रिटिशर्स द्वारा कराया गया एक चाल था। उसके अलावा बताइए एक पॉइंट नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का, नौकरियां भी इनको थी, सब चीजें थी, हर चीज के कश्मीर की डोमिनेशन नेम में भी थी, बिल्कुल उस टाइम पे भी थी। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने नहीं की है डिस्क्रिमिनेशन, और नहीं करते, हमारी मंशा ही नहीं है ऐसी। अभी मैं उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में बात आई कि उनके हाइब्रिड मॉडल में घुसने से पहले उनको ये करना है कि उनको अपनी मंशा क्लियर करनी है, वो चाहते क्या है। वो इस फसाद को हवा देना चाहते हैं जैसे उनके पूर्वजों ने दिया या बाप दादाओं ने दिया, या वो एक इकोनॉमिकली सुदृढ़ जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है क्लियर करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि एनसी को भी रिविजिट करना पड़ेगा अपनी फिलॉसफी को, क्योंकि उनका अनफिनिश एजेंडा 1.5 साल हो चुका है, अब 3.5 साल बचे हैं, वो क्या लेके जाएंगे पब्लिक में। पीडीपी तैयार हो रही है कि बस मौका मिलने वाला है मुझे। जम्मू कंसोलिडेटेड है, क्लियर है, क्योंकि बीजेपी ने जो कमिटमेंट्स की, पावर उसको मिली नहीं, लेकिन अपोजिशन में बैठ के जो कर सकती है वो जम्मू के लिए वो कर रही है। हर मुद्दे पे बात हो रही है, हर मुद्दे पे डिस्कशन हो रही है, कहीं पे वोकली हो रही है, कहीं पे साइलेंटली हो रही है। मंशा में एक बात और दिमाग में आई कि जम्मू क्षेत्र की मंशा क्लियर है, कश्मीर को साथ लेके चलना नहीं, साथ तो लेके चलना है कि इन्होंने डेवलपमेंट करनी है, रोजगार बढ़ाना है, काम धंधा बढ़ाना है। पीडीपी और एनसी की मंशा जो है उस पर मुझे दोनों की मंशा पे डाउट है, क्योंकि उनका जो उनकी कारोबार बोलूंगा मैं इसको, वो जो चलता था वो इस फ्यूड के कारण चलता था, इस दंगे के बारे कारण में ना चलता था। जुनैद साहब का जो इंटरव्यू हो ना, मिस्टर जुनैद हमारे भाई है जो स्वेन साहब को इंटरव्यू किया ना, जिसमें उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का प्रोएक्टिव रोल था। अब मैं अब इस तरफ चले, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का प्रोएक्टिव रोल जम्मू में था। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का प्रोएक्टिव रोल था इंडिया जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में, और उन्होंने रेफर किसको किया, मुफ्ती साहब को, कि मुफ्ती साहब के टाइम पे उन्होंने इलेक्शन के बाद बोला कि वी आर थैंकफुल टू पाकिस्तान, इलेक्शन यहाँ
होने दी। अब ऐसा मैं एक बड़ी एक बात बोलना चाहूँगा इन दोनों पार्टीज को, पीडीपी एनसी को, कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, क्योंकि एनसी का ट्रैक रिकॉर्ड अभी हमने देखा कि बिल्कुल आते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि बिजबिहारा तक के लोग जो है वो इस डेवलपमेंट की ट्रेन में चढ़ जाए। जैसे आज जो जम्मू स्टेट है वो जो तीन हम देख भी रहे थे कि अनंतनाग भी जो है वो 3 पार्लियामेंट इंटरेस्टेड है कि जम्मू में जो हमारी एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो कहीं बिजबिहारा तक जम्मू स्टेट ना हो जाए, कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है उनको कहीं वहीं ना बसाया जाए और आपकी ढाई डिस्ट्रिक्ट की स्टेट ना रह जाए, जिसको फिर स्टेट बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइम में वो पावर में है, उमर अब्दुल्ला, उनको सोचना चाहिए। देखिए, अगर मुद्दा एक हीरोइक रोल प्ले करें, वो जम्मू से लेके कश्मीर के एक कोने तक गांव जाकर डेवलपमेंट की बात करें। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कैमरा ले जाएं साथ में कि उमर अब्दुल्ला इज विजिटिंग दिस प्लेस, उमर अब्दुल्ला इज डूइंग दिस प्लेस, चीफ मिनिस्टर साहब ने जम्मू में ये दिया, कश्मीर में ये दिया, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ में ये दिया, कठुआ में ये किया, एजुकेशन में किया, हेल्थ में किया, डेवलपमेंट में किया। लोग खुद ही पसंद करेंगे, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब वो सिर्फ बयानबाजी करेंगे और अपने दिए हुए लोगों के बयानों को काउंटर करते रहेंगे तो काम नहीं ना बनेगा। राइट जी, बिल्कुल। मेरे को जो समझ में आ रहा है, तो अभी जो डिबेट है वो और नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। लोगों ने ये साबित कर दिया और हमने भी उसको पुरजोर तरीके से अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश की कि जम्मू स्टेट रह चुकी है और आपसे ज़्यादा स्ट्रांग रह चुकी है और उसकी ताकत थी, तभी कश्मीर को उसने अपने साथ जोड़ा। और आपने ये समझना है कि डोंट प्रोवोक इट बियॉन्ड अ लिमिट। आप उसको साथ रखने की कोशिश करें, वो प्यार से आपके साथ रहने को तैयार है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं तो लास्ट हमारा टॉपिक था, यूजीसी ने एक रेगुलेशन निकाला रविश। ये बड़ा एक सेंसिटिव पार्ट है जिसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहूँगा। ये बड़े सोच समझ के मैं बोलूँगा और विद अथॉरिटी मैं बात करूँगा रविश। यूजीसी ने इक्विटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन निकाला। देखिए, सोसाइटी जो है ना उसका सच ही आगे ले जाता है। हमारा जो हम अब बात करते हैं उसका नाम ही सत्य संघ है। सच के अलावा कुछ नहीं गा सकते। रविश, आप ये बताएं, हम चलो बात करते हैं, क्या हम जोक क्रैक नहीं करते हैं कास्ट एंड क्रीड पे? आपने देखे होंगे, बिल्कुल। एक महाजन है, एक पंडित जी थे, एक फलान था ना, करते हैं ना वो ऐसी ऐसी उनकी फिर जोक्स होते हैं, हंसी मजाक होता है। लेकिन कब कौन सा जोक किसी को हर्ट करते पूरा मान जाए पता नहीं लगता ना। तो हमारी सोसाइटी में अंग्रेज़ों द्वारा जो हम कहते हैं डोपिंग की गई कास्टिज्म की, है ना, जिसको फिर अंग्रेज़ों के जाने के बाद बड़ी सरकारों ने भी, पॉलिटिशियनों ने भी सपोर्ट किया, वो एग्जिस्ट करती है। और जो लोग इसको एक और डिवीज़न की तरफ लेके जा रहे हैं ना कि भारत की मेजॉरिटी फर्दर डिवाइड हो, वो इसको कह रहे हैं कि ये रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है इसको रिविजिट किया जा सकता है कि कहीं ये मिसयूज़ ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिसयूज़ होगा, इसकी अप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ये एक एकेडमिक रेगुलेशन है, इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया है, हम भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। बहुत कम चांस है कि ये डिस्क्रिमिनेशन का जो एक्ट है ये मिसयूज़ होगा। बेसिकली ये सेफ गार्ड कर रहा है ताकि आने वाले कुछ सालों में, कुछ दशकों में एक ऐसी सोसाइटी सामने आए जो ट्रेंड हो चुकी है कि हमने कास्ट, क्रीड एंड कलर के ऊपर कमेंट करके किसी को हीन भावना नहीं देनी है ना रवीश? तो उसके लिए ऐसे कानून लाना मुझे लगता है एक स्टेप है जो अभी लिया गया है और कुछ सालों में, कुछ महीनों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आहिस्ता जो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए सोसाइटी में एक्ट्स लाए गए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उससे बाहर रखा गया, कीपिंग इन व्यू कि बच्चे होते हैं आपस में खेलते कूदते हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे आए कि पॉलिटिक्स जो है वो इंस्टीट्यूशन में चली गई, कास्ट पॉलिटिक्स भी और क्रीड पॉलिटिक्स भी हम बोलेंगे, वो उधर भी घुस गई और कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने उसका फ़ायदा लेके ग्रुपिज्म करने की कोशिश की और बच्चों को उधर ही डिवाइड किया। लेकिन जब ऐसे कानून आएंगे ना रवीश, जैसे तूने अक्सर देखा होगा, पंडितों को भी तूने सुना है ना, करते हैं ना, कभी हम महाजन से कोई भी बोल देता है ना कुछ भी, कई बार वो अच्छा लगता है, कई बार बुरा भी लगता है और कई बार वो ना बुलिंग भी होती है उसमें। तो ऐसे कानून बनाने से कहीं ना कहीं पे जब ये चीज़ें डर पैदा करेंगी तो ये चीज़ें फिर करेंगी नहीं गलती,
और जब गलती नहीं होगी तो ये मेमोरी से लॉस हो जाएगा कि हमने किसी की खास क्रीड कलर के ऊपर कमेंट करके उसको इन्फीरियर या सब ऑब्जेक्टिफाई करना है ना। इसके ऊपर मैं एग्जांपल दूंगा रवीश। एक गाड़ी बनाई गई जिसको बहुत मजबूत बनाया गया कि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तब भी किसी को लॉस नहीं होगा 100 की स्पीड में भी। फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, गाड़ी चली, उस गाड़ी ने सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट किए, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट किए और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई। फिर एक ऐसी गाड़ी बनाई गई जो अगर 25 की स्पीड में भी एक्सीडेंट मारे तो चलाने वाले की जान को खतरा है, उस गाड़ी का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, वो गाड़ी ज़रा सेफ हो गई। फेयर जो है ना वो भी एक मोटिवेशन होती है। तो जिस किस्म की डिवीजन पॉलिटिक्स की गई कास्ट के नाम पे और चीज़ों के नाम पे, उसको ठीक करने के लिए ऐसे रेगुलेशन लाने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन सोच समझ के की जाए तो 2 जनरेशन्स की बात नहीं मैं करूँगा, कुछ दशकों के बाद ही डिस्क्रिमिनेशन कास्ट की इंस्टीट्यूशंस के अंदर और उसकी वजह से होने वाले लॉसेज जो है ना वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। तो जो ये सोच विचार वाले लोग हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी बिहेवियर को नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारी लाइन हम समझते हैं। तो मैं इसके मामले में एक न्यूट्रल व्यू रखूँगा और जो लोग इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि एकेडमिक इशू है, विद इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको तकलीफ ज़रूर हो रही है जो इसकी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि कंप्लेंट जाएगी, कंप्लेंट रजिस्टर होगी, उस पर जो इंस्टीट्यूशन के हेड्स हैं उनके ऊपर भी एक दबाव आता है कि उन्होंने उस पर एक्ट करना है। तो इससे जो डर पैदा होगा वो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म में इस किस्म की बुलिंग ख़त्म करेगा, इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की को ख़त्म करेगा, और इस डर के बाद जो आगे की सोसाइटी आएगी उनको भूल चुका होगा कि कभी हम डिस्क्रिमिनेट भी करते थे। तो ये किस्म का एक रेमेडियल एक्सरसाइज है जो की गई है पूरे इंडिया के कम्युनिटी को इकट्ठा रखने के लिए, क्योंकि जब एक जनरेशन बुलिंग और डिस्क्रिमिनेशन नहीं ना करती है तो अगली जनरेशन भूल गई होती है, और उससे आपस का रिलेशन रिस्पेक्टफुल बनता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। तो मुझे लगता है ये एक्ट जो है, मुझे लगता नहीं ये कैलकुलेशन है, यूनिफाई करेगा, क्योंकि ये डर पैदा कर रहा है अमंग दी पीपल कि हम किसी को उसके जन्म के आधार पे, उसकी ज़ात के आधार पे बुलिंग या कमेंट नहीं कर सकते, उसको कोई एक्ट्स प्रोटेक्ट करते। SC-OBC एक्ट तो पहले भी था, लेकिन जो ये एक्ट आया है ये बेसिकली उधर आया है जहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं, वो है इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स, है ना। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? बिल्कुल, देखिए है ये सिखाने के तौर पे अगर इंस्टीट्यूशंस में लाई गई है काफ़ी हद तक इसको समझा जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रूलिंग आई, बिहार से जुड़ा हुआ मामला था जहां पर कि एक आदमी के ऊपर FIR रजिस्टर थी सिर्फ गाली देने के ऊपर SC/ST एक्ट के अंडर लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए एक बात को मतलब उनको बली कर दिया, बाइज्जत बली कर दिया जो पकड़े गए थे, और उसमें उन्होंने ये पाया कि 2 चीज़ें मीट होनी चाहिए। एक चीज़ ये मीट होनी चाहिए कि जो पीड़ित है वो SC/ST समाज का है, SC समाज का है, और दूसरी बात कि जिस आदमी ने गलती की है, गाली दी है, उसने स्पेसिफिकली जातिवाद के आधार पे गाली दी है। सिर्फ गाली देना, या मेरा कहने का मतलब जो SC/ST एक्ट को मिसयूज भी किया गया काफी। ये सारे लीगल हमारे इंस्टीट्यूशन है वो अपना काम करेंगे, हम समझ पा रहे हैं, और ये सोशल डिबेट भी है, डिस्कशन भी है, समाज में भी है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन की गई उसके लिए रूल लाए गए, अगर डिस्क्रिमिनेशन के रूल्स का मिसयूज होगा उसके लिए भी स्टेप्स लिए जाएंगे, समाज जागरूक होगा तो ज़रूर होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि बिफोर दिस मैटर इज़ गिवन टू पुलिस, रिपोर्ट करना एक्शन थोड़ी हो जानी है उसके ऊपर। एक ट्रिब्यूनल्स में मैं बड़े देर से इस चीज़ का एडवोकेसी करता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, उनके लिए ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत है। एडमिशन डिस्क्रिपेंसी हर चीज़ के लिए हमें कोर्ट्स और स्पोर्ट्स ओवर ऑलरेडी हमारी ओवर फ्लडेड है। तो मुझे लगता है जैसे एजुकेशनल ट्रिब्यूनल्स है ना, जो उनकी ज़रूरत है, जो स्टूडेंट्स को डील करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रॉब्लम्स को डील करें, और अगर वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो वो जाए मेन जुडिशरी में। तो इससे चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व होंगी, क्योंकि वो चीज़ों को एकेडमिक्स लेवल पे डील करेंगे। बिल्कुल। और जब ट्रिब्यूनल फिट समझे केस को कि भाई इसको हमने लीगल मैटर को देना है, बिकॉज बच्चे जवान हो गए होते हैं, 18-20 साल 25-25 साल के हो गए होते हैं, और स्टूडेंट्स कई बार इससे भी ज़्यादा एज के होते हैं, तो कुछ चीज़ें उसमें फिट होती हैं टू स्क्रूटनाइज अंडर क्रिमिनल लॉज।
तो वो भारत की न्याय संहिता के अंदर ऑलरेडी हैं, भारत न्याय संहिता नहीं आई है, तो जो क्रिमिनल लॉज के अंडर आने वाली चीज़ें उधर चली जाएं। लेकिन जो एकेडमिक इश्यूज हैं, अब जैसे ये यूजीसी एक्ट आया है, ये बेसिकली एकेडमिक एक्ट बन गया ना, इट इज़ रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड, कॉलेजेस के अंदर आ गया ना, हायर एजुकेशन के अंदर आ गया। तो इसके लिए ट्रिब्यूनल्स की रिक्वायरमेंट मुझे लगता है इसके लिए नहीं, पर्टिकुलरली ऑल इशूज़ के लिए एडमिशन डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, जैसे आप SMVDIMA का मैटर ही समझे अगर हम, तो ये भी ट्रिब्यूनल्स में जाता है, और ट्रिब्यूनल उसको एजुकेशनल सेंस से लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन की सारी चीज़ें जो है ना वो एजुकेशनल सेंस से होनी चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस या एक लीगल सेंस से नहीं होनी चाहिए। लीगल सेंस वो तब जाए जब वो उस एम्बिट में आए जिसको हम सुधार रहे हैं, उसके साथ डील करने के लिए तो हमें सुधार वाले उपाय ही करने हैं ना। लेकिन जो सुधारने के प्रोसेस में मैच्योर हो चुका है एंड वो घुस चुका है क्रिमिनल वाले माइंडसेट में, उसके लिए भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इवोल्यूशन इज़ गोइंग ऑन, और इसको समझने की ज़रूरत है कि कहीं कोई क्रिमिनल स्टूडेंट बन के सेफ गार्ड ना ले रहा हो अपना, जैसे हम करते हैं ना, और ऐसे ही कोई ऐसा स्टूडेंट जो जेन्युइन है और उसको कहीं क्रिमिनल लॉ ना लग जाए। तो ये चीज़ें ट्रिब्यूनल के आने से मुझे लगता है चीज़ें सेफ हो सकती हैं। आज हमने अर्थ न्यूज़ में एक ब्रीफ सी चर्चा 3 टॉपिक्स पे की, तीनों ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन SC ST और OBC को डील करती है, और चूँकि 370 टूट चुकी है, ये एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, इसके बारे में अवेयरनेस लेना ज़रूरी थी। और एज अ न्यूज़ हाउस, एज अ सोशल थिंकर, मैं पर्सनली इसको वेलकम ही करूँगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट डेफिनेटली होगा। और जो ये लोग डिबेट कर रहे हैं कि ये ब्रिज को ख़त्म करेगा, ये आपस में डिवीज़न को बढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। ये डिवीज़न ख़त्म करने के लिए तो आया है कि जो लोग हर्ट हो जाते हैं, साइलेंट रहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त करते हैं, जब वो कुर्सियों में बैठते हैं फिर वो उन ज़ख्मों से बदला लेते हैं। और जब उनके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी, और जब प्रिपरेटर्स को भी पता होगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा, तो नेचुरली वो भूल जाएंगे, क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी है सोसाइटी की। जैसे कश्मीर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो उनको लगता है कि हमारे साथ हुई है, बेसिकली हुई नहीं है। तो ऐसे ही समाज में हम लोग बैठते हैं, जाने जाने में बात हो जाती है, और ये बात की शुरुआत शायद कहीं ना कहीं से अंग्रेज़ों द्वारा की गई, प्लांट की गई, और उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। लेकिन जब हम हिस्ट्री में जाते हैं भारत की, देयर वाज नो कास्ट डिफरेंस। सुदामा और कृष्ण दोनों ही अलग कास्ट के थे। कृष्ण भगवान थे, यदुवंशी थे। सुदामा टॉप लेवल के ब्राह्मण थे, एंड दे वर स्टडीइंग इन द सेम गुरुकुल, कोई उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। इसी तरह निषाद जो थे, श्री राम जी के बेस्ट फ्रेंड थे, वो आदिवासी थे। और रामायण में रेफरेंस आता है कि माता सीता जी के जब अपहरण हुआ, तो जब उनको वनवास हुआ, तो जो वहाँ के निषाद राज थे, उन्होंने श्री राम जी और सीता जी को थोड़ी देर के लिए अपने घर में भी रखा, और वहाँ वो रहे भी और खाया पिया भी। और तो इसका मतलब ये था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन की पूरी थ्योरी है, ये अंग्रेज़ों द्वारा दी गई ताकि भारत की सोसाइटी डिवाइड हो जाए, और फिर ये डिवाइडेड सोसाइटी को हम लोग अलग अलग तरीके से प्रोवोक करके उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सके। तो ऐसे कानून जो हैं वो वेलकम है, और सब लोगों को ओपन माइंड से इसको लेना चाहिए। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोगों को भारत को इकट्ठे आगे लेके जाना है, कास्ट क्रीड कलर को पीछे छोड़ना है, डेवलपमेंट की बात करनी है, मिलजुल के आगे बढ़ना है, और एक्सप्लॉइटरों से भी बचना है, एक्सप्लॉइट होने वालों से भी बचना है, क्योंकि जो एक्सप्लॉइट होते हैं बाद में आगे चल के वो बदला लेते हैं। तो ना एक्सप्लॉइट होना है, ना एक्सप्लॉइट करना है, और ना ही किसी को एक्सप्लॉइट करने देना है, और ना ही किसी को एक्सप्लॉइट होने देना है। कोशिश करेंगे अर्थ न्यूज़ में हम लोग सत्य संग में फैक्ट्स पे बात करते रहें, और जम्मू कश्मीर के प्रति, लद्दाख के प्रति जो हमारी ड्यूटी है उसको देते रहें, क्योंकि अर्थ न्यूज़ हमारा 2 यूटीज़ में प्रोमिनेंटली लोगों से कनेक्ट करता है। डेली इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है, 12 पेज हमारे आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉब्लम्स, आने वाले चैलेंजेस के बारे में हम इलेबोरेट तरीके से बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय माता दी। जय माता दी।